गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अशोक हिंदू सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक शिक्षाविद भाई बहन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। कल हमने आपसे बातचीत की थी समेकित शिक्षा, और समेकित शिक्षा की जब हमने बातचीत की थी तो हमने बताया था मूल रूप से कि किसी भी बच्चे के अंदर जो विशेष है उस विशेष को शिक्षक को पहचानना है, उसे डेवलप करने में सहायक, यानी कि एक माली की भूमिका निभानी है। माली की भूमिका निभानी है कि जो जिस तरह का बीज है उसी तरह का उसके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। बहुत सारे बीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, बहुत खाद की आवश्यकता नहीं होती। किसी में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है। हर बीज के लिए कुछ ना कुछ विशेष माली को करना पड़ता है, और माली वो अच्छी तरह से जानता है कि प्रत्येक बीज के लिए वो क्या विशेष कर सकता है, और विशेष कर सकता है तो विशेष उससे फल भी प्राप्त कर सकता है। आपने देखा होगा कि माली पर डिपेंड करता है कि आपके घर का लॉन, आपकी सोसाइटी का लॉन, आपके पौधों की परवरिश, आपके जो पौधे लगे हुए हैं उनके स्वास्थ्य कैसा है, ये सब डिपेंड करता है कि माली पे डिपेंड करता है। और माली जितना होशियार होता है उतना ही बेहतर आप रिजल्ट पाते हैं। इसी तरह शिक्षक भी एक माली की ही तरह है, और अगर वो माली की तरह ही अपनी भूमिका निभाता है तो निश्चित रूप से वो एक बेहतर परफॉर्मेंस किसी बच्चे में पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में कल हमने बहुत सारी बातें आपसे बात की, बहुत सारे उदाहरण आपको दिए, लेकिन एक हिस्सा कल छूट गया था समय अभाव में। किसी का एक क्वेश्चन था कि सर बच्चे के अंदर क्या विशेष है, उसे हम कैसे पहचानें। तो कैसे पहचाने इस बात पे हमने कहा था कि आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, और उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक थे होवार्ड गार्डनर ने कहा कि किसी भी बच्चों को पहचानने के लिए आपको करीब करीब 9 टेक्निक हैं जिनके आधार पर बच्चों को पहचाना जा सकता है। उसने कहा कि ये 9 की 9 टेक्निक कोई भी शिक्षक अपने क्लास में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। वो इम्प्लीमेंट कर सकता है कि बच्चों की नेचर देखते हुए, उनका स्वभाव देखते हुए वो पहचान सकता है कि किस बच्चे में क्या विशेष। और अगर ये पता चल गया कि किसी बच्चे में क्या विशेष है तो निश्चित रूप से फिर उस बच्चे को उस दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है, उसे दिशा दी जा सकती है। तो गार्डनर ने क्या बताया? गार्डनर ने बताया कि कुछ बच्चे बॉडी स्मार्ट होते हैं, यानी कि वो आप देखेंगे क्लास में कुछ बच्चे हैं जो अपने डोले दिखाते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल जितना वर्क है उन्हें बता दो तो वो सबसे आगे अपने को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि मैं सबसे पहले करूंगा, सबसे अच्छा करूंगा। यानी कि जो आपकी शारीरिक स्वस्थता है उस पर वो पूरा ध्यान देते हैं। ऐसे बच्चे उछल कूद में भी सबसे आगे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर बाय द वे शिक्षक पहचान ले कि ये बच्चा फिजिकल रूप से बहुत समर्थ है, फिजिकल रूप से बिल्कुल फिट है, तो निश्चित रूप से जो गेम्स हैं हमारे उनमें उसे उपयोग किया जा सकता है, उसे भेजा जा सकता है। अर्थात उसके अंदर जो ऊर्जा है उसका सदुपयोग किया जा सकता है डिफरेंट। अब जो गेम्स हैं, अगर जितने भी गेम्स स्कूल में हैं, जितने भी सीमित गेम्स स्कूल में होते हैं, उनमें कौन से गेम्स में उस बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो
उसका चयन करा दे, उसका चयन कर ले कि उसे किस गेम में रखा जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से जो बॉडी स्मार्ट बच्चे हैं, जो शारीरिक रूप से अपने को स्वस्थ रखते हैं, शारीरिक अपनी बनावट पे भी ध्यान देते हैं, अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, उन्हें गेम्स में आगे दिखाया जा सकता है। जैसे उसके उदाहरण हैं मिल्खा सिंह जैसे लोग, सचिन तेंदुलकर जैसे, कोहली जैसे लोग, और बहुत सारे महिलाएं हैं बहुत सारी जो गेम्स में बहुत आगे रही। वो चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं, वो मेल है या फीमेल है, वो तमाम तमाम बच्चों में तमाम तरह के गुण मिलते हैं। तो पहला हुआ कि जो बॉडी स्मार्ट हैं, जो अपने शरीर पे पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें गेम्स में भेजा जा सकता है, उन्हें खेलों में भेजा जा सकता है। दूसरे लोग हैं कि पीपल स्मार्ट। ये लोग वो हैं जो मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है, उसके बारे में वो ज़्यादा बेहतर। जैसे सपोज आपको कुछ काम कराना है, सपोज फील्ड से कंकरी चुगवानी, आप उन्हें अगर मॉनिटर के रूप में वो हैं और मॉनिटर से ये बात कही जाए कि ये आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है कि आप आज ये पूरा फील्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसमें जो भी कंकर पत्थर हैं और कुछ कांटेदार, वो कुछ बोलते हैं उसे घुंघरू, क्या वो कुछ पड़े रहते हैं, वो सब हटाने हैं। तो निश्चित रूप से आप उन्हें काम दे सकते हैं। आपको लगेगा कि वो सारे बच्चों को उत्साहित करके, उन बच्चों को मोटिवेट करके आप अपना समय से पहले ही वो काम पूरा कर देते हैं। तो ये लोग हैं पीपल स्मार्ट, यानी कि जो पीपल्स यानी कि मनुष्यों का मैनेजमेंट बेहतर कर सकता है बच्चा, उसे आप मॉनिटर बना सकते हैं। निश्चित रूप से आपके काम में वो बहुत सहायता आपको पहुंचाएगा। तो हमें ये देखना है कि अगर कोई जो मैन मैनेजमेंट है, जो मनुष्यों का मैनेजमेंट है, जो मैन पावर को मैनेज कर सकता है, उस बच्चों को जो है वो आप उस जगह लगा सकते हो। ये बच्चे भविष्य में निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट के कोर्स हैं उनमें जा सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है, उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। जो MBA जैसे कोर्स हैं जिसमें डायरेक्ट आदमी मैनेजर बनता है, जिसे ये मौका मिलता है कि वो डिफरेंट तरह से अपने काम को अंजाम दे सके, उन लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। तो दूसरे लोग हुए, दूसरे बच्चे हुए जो प्यूपिल स्मार्ट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सटीक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो वर्ड स्मार्ट कहलाते हैं, यानी कि जो वो भाषा प्रयोग करते हैं वो निश्चित रूप से ऐसी प्रभावी होती है कि दूसरे लोगों से प्रभावित होते हैं। वो वर्ड स्मार्ट यानी कि उनकी जो भाषा है वो आपको प्रभावित करने वाले लोग। तो ऐसे जो लोग हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी, उनका उदाहरण दिया जा सकता है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, जिसमें अब्राहम लिंकन भी एक ऐसे नेता थे जिनके शब्दों का, जो वो शब्दों का प्रयोग करते थे, वो निश्चित रूप से ऐसा करते थे कि दूसरों को प्रभावित करता है। बहुत सारे नेता भारतवर्ष में भी ऐसे पैदा हुए कि जब वो भाषण देते थे तो उनके शब्दों से इतने ओतप्रोत हो जाते थे, लोग इतने उत्साहित हो जाते थे। आज भी बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनर्स ऐसे हैं कि जब वो स्टेज पे आते हैं और बोलते हैं तो बहुत सारे लोग उनके शब्दों से इतने प्रभावित हो जाते हैं। तो वो तमाम बच्चे वर्ड स्मार्ट कहलाते हैं, जो बच्चे अपनी भाषा पे पूरा कमांड रखते हैं, अपनी भाषा का इस तरह से प्रयोग करते हैं कि वो दूसरों को प्रभावित कर सके। उन बच्चों को पहचाना जा सकता है, ये कल भविष्य में नेता बन सकते हैं, ये भविष्य में वक्ता बन सकते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर बन सकते हैं। ये सब बच्चों को इस आधार पर पहचाना जा सकता है। कुछ बच्चे लॉजिकल स्मार्ट होते हैं, यानी कि वो बुद्ध की तरह कहते हैं कि जब तक नहीं मानूंगा जब तक जान ना लो, पहले जानूंगा फिर मानूंगा। तो वो अपनी तर्कों की कसौटी पे हर चीज को पहले कसना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी जो तर्क हैं उनकी कसौटी पे वो सब कसा जाना चाहिए। अगर मेरे तर्कों की कसौटी पे ये सब कुछ कसा गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो मैं निश्चित रूप से इस लक्ष्य को पूरा करूंगा। और जब ये भाव आ जाता है कि मैं इस लक्ष्य को पूरा करूंगा, तो यकीन मानिए फिर वो लक्ष्य पूरा करेगा बच्चा। तो वो लोग लॉजिकल स्मार्ट हैं, ये कल भारतवर्ष के बेहतर वकील बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, विदेशों में हमारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
बहुत सारी वार्ताएं होती हैं। अभी चाइना के साथ वार्ता थी कि तो उसमें से जो मिलिट्री के कुछ लोग भेजे गए, ऑफिसर्स भेजे गए, वो निश्चित रूप से वो लोग भेजे गए होंगे जो लॉजिकल स्मार्ट थे, जो तर्कों के आधार पर सिद्ध कर सकें कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो तर्कों के आधार पर बिना तर्कों से संतुष्ट हुए वो काम नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों को पहचाना जा सकता है। तो ये लोग बहस करते हुए आपको मिलेंगे, अपनी बात स्थापित करने के लिए क्लास में बहस करते मिलेंगे। ऐसे बच्चों को लॉजिकल स्मार्ट कहा जा सकता है, जिनका भविष्य कल लॉयर के रूप में स्थापित हो सकता है, नेताओं के रूप में स्थापित हो सकता है, अच्छे अधिकारियों के रूप में स्थापित किया जा सकता है। कुछ बच्चे नेचर स्मार्ट होते हैं, उन्हें जैसे ही फुर्सत मिलती है, जैसे ही कोई पीरियड खाली हुआ, वैसे ही वो कोना ढूंढते हैं, वो नदी का किनारा ढूंढते हैं, वो पेड़ की छाया ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते हैं कि जहां वो नेचर के साथ समावेश कर सकें, नेचर में खो सकें, नेचर को देख सकें, नेचर में खो जाते हैं। अगर वो पेड़ के नीचे बैठे हैं तो वो सोचते हैं कि देखो ईश्वर ने, प्रकृति ने कैसा सुंदर पेड़ दिया है, इसके कितने अच्छे पत्ते हैं, सब हरे भरे हैं, हमें कितनी छाया देते हैं, इसकी छाया कितनी शीतल है। ऐसे बच्चे आपको एकांत में कहीं भी नेचर के किनारे बैठे हुए मिलते हैं। ये बच्चे भविष्य में निश्चित रूप से बेहतर कवि बन सकते हैं, बेहतर लेखक बन सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को पहचाना जा सकता है, उन्हें दिशा दी जा सकती है कि आप अच्छे लेखक बन सकते हैं, आप अच्छे कवि बन सकते हैं, जो बच्चे नेचर स्मार्ट। और वो बच्चे आपको जनरली पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। वो निश्चित रूप से आपको ऐसी जगह बैठे मिलते हैं जहाँ नेचर के साथ वो बात कर सकें, जहाँ नेचर के साथ समावेश कर सकें। कुछ बच्चे सेल्फ स्मार्ट होते हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब, इन्हें केवल अपने से मतलब होता है। अपनी ड्रेस उनकी सही होनी चाहिए, प्रेस होनी चाहिए, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, जूता पॉलिश होना चाहिए, बाल ठीक होने चाहिए, बालों में तेल लगा होना चाहिए, सब वो। और आपको, आप किसे छुप के कई बार जाके बाथरूम में जाके शीशे में एक बार देख के आते हैं, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ या नहीं लग रहा। घर से भी जब निकलते हैं तो पूरा मटक के निकलते हैं, वो सब कुछ कपड़े पहन के एक बार बैग टांग के जरूर शीशे के सामने जाते हैं कि मैं स्मार्ट लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ। और वो कोशिश करते हैं कि जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है, जो उनकी पोशाक है, जो दिखाई, जो एट ए ग्लांस लोग उन्हें देखते हैं, वो उन्हें प्रभावी बनाने के लिए रहते हैं। मैंने अपने साथियों में भी कुछ लोग देखे थे, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में था, तो कुछ लोगों की जो ड्रेस थी वो बिल्कुल एकदम टनाटन मिलती थी। मजाल है कि जो है कहीं भी कोई सलवट हो, किसी तरह का जूता पॉलिश ना हो, कुछ हो। तो कई बार मैं पूछता था उनसे, यार इतना मेंटेन कैसे कर पाते हो आप? बोले कि सर सुबह 15 मिनट लगते हैं, चाहे कपड़ा प्रेस है हम फिर भी एक बार प्रेस करते हैं, और जूता चाहे बेशक पॉलिश है लेकिन फिर भी अपने हाथ से एक बार ब्रश मारते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि अपडेट डेली शेविंग बनानी थी, कोई कोई दिन ऐसा नहीं देखा है कि उनकी शेव ना बनी हो। बाल ठीक कटे हुए होते थे, एक ही साइज के बाल, यानी कि वो 15 दिन में, महीने में उन्होंने निश्चित कर रखा था कि मैं बाल कटूंगा। तो ये लोग ऐसे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जो अपने को मेंटेन रखते हैं, उन्हें देख के जो है लगता है कि वो बहुत मेंटेन करके रखते हैं। ये निश्चित रूप से कल हीरो बनेंगे, ये नाटककार बनेंगे, अभिनेता बनेंगे। बहुत सारे देश में ऐसी जगह हैं जहां ऐसे बच्चों की आवश्यकता है। हालांकि सेल्फ स्मार्ट तो सारे लोगों को ही होना चाहिए। हर बच्चे को जो है ये भाव उसमें रहना चाहिए कि अपडेट रहे, वो ठीक कपड़े पहन के आए, ठीक साफ सुथरे कपड़े हों। लेकिन कुछ बच्चे जो है बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो उन्हें पहचाना जा सकता है और उन्हें दिशा दी जा सकती है कि वो कल अभिनेता बन सकते हैं। कुछ बच्चे पिक्चर स्मार्ट होते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, आप कभी भी उनकी कॉपी देखिए, उनकी किताब देखिए, उनकी कॉपी के वो किसी भी पेज पे कुछ चित्र बने होते हैं। उनकी जो किताब होती है उसके कहीं खाली पेज अगर है तो उसमें कोई चित्र बना देंगे। उनका हाथ कभी रुकता नहीं, जब भी वो कभी भी फुर्सत में होते हैं तो उनका हाथ अपने आप चलने लगता है। अगर वो कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं तो जमीन पे कुछ बनाने लगते हैं, चित्रकारी कर देंगे। ये बच्चे पिक्चर स्मार्ट, यानी कि इनके मस्तिष्क में
पिक्चर को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने भी हमारे पिक्चर के डायरेक्टर्स हैं, वो यकीन मानिए इतनी मेहनत करते हैं वो, कि वो बहुत से बहुत छोटे से छोटी जो बारीकियां होती हैं पिक्चर में, उन्हें भी देख के उन्हें संशोधन करने का दम रखते हैं। जितने भी नए हीरो हीरोइन आते हैं उस यहाँ, आप उन्हें एक एक भाव, एक एक डायलॉग बोल के दिखाते हैं। वो देखते हैं कि आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए, उस पर ये भाव आना चाहिए। आपकी पिक्चर ठीक नहीं आ रही है, अगर आप निश्चित रूप से बेहतर करेंगे तो आपकी पिक्चर ठीक आएगी, लोग उसे पसंद करेंगे। तो वो जो पिक्चर्स हैं, जो इमेजेस हैं, उनके बारे में इतने कॉन्शियस होते हैं। तो ये तमाम वो बच्चे हैं जो कल पिक्चरों के डायरेक्टर बन सकते हैं। जो जो बच्चे अपनी किताब और कॉपी पे जो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फूल पत्ती कुछ ना कुछ बना कर रखते हैं, उनकी कभी भी कॉपी देखिए, उनकी कॉपी पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, कुछ ना कुछ चित्र बना होगा, किताब पे कुछ ना कुछ चित्र बना होगा। ऐसे बच्चों को ये बताया जा सकता है कि वो निश्चित रूप से पिक्चरों में डायरेक्टर बन सकते हैं, वो कुछ भी बेहतर बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि क्लास में कुछ बच्चे, अगर उन्हें थोड़ा भी वक्त मिलता है तो मेज बजाते रहते, वो मेज से ही एक धुन निकाल देते। वो कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी से एक धुन निकाल देते। उनके सामने अगर कोई बर्तन है तो बर्तन को बजा के धुन निकाल देते। उनके हाथ पैर थिरकने लगते हैं, जैसे भी उन्हें मौका मिलता है तो उनके हाथ पैर थिरकने लगते हैं। और जब हाथ पैर थिरकने लगते हैं तो निश्चित रूप से कोई आवाज निकलती है, जो म्यूजिक निकलता है। और वो म्यूजिक केवल उनकी उस मेज बजाने से नहीं निकल रहा है, कुर्सी बजाने से नहीं निकल रहा है, या कोई बर्तन बजाने से नहीं निकल रहा है, बल्कि सच बात तो ये है कि वो अंतर्मन से उनका आवाज निकल रही है। जो अंतर्मन की आवाज है वो बाहर प्रकट होना चाहती है, वो प्रकट होना चाहती है। इसलिए कल ये निश्चित रूप से संगीतकार बन सकते हैं, बहुत सारे संगीतकार बन सकते हैं जो जिन्होंने बहुत महारत हासिल किया है, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। ऐसे वो तमाम वो बच्चे थे जो बचपन में मेज बजाया करते थे, जो बांसुरी बजाया करते थे, जो जो थालियां बजाया करते थे, वो सब डेवलपमेंट है, उन्हीं बच्चों का डेवलपमेंट है जो आज वो बेहतर संगीतकार बने। तो ऐसे बच्चों को वो पहचाना जा सकता है, उन्हें दिशा दी जा सकती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शांत रहते हैं। क्लास में कोई झगड़ा चल रहा हो, कोई लफड़ा चल रहा हो, कहीं कोई बहस हो रही हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं। शांत भाव से धैर्य के साथ शिक्षक की बात सुनते हैं, अपना पूरा कार्य करते हैं। साफ सुथरा उनका लेख होता है, किसी से कोई झगड़े टंटे में विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ, निश्चित रूप से वो थोड़ा सा एकांत प्रिय प्रिय होते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एकांत में बैठा रहूं, मैं बहुत सीमित बोलते हैं, जो बोलते हैं वो बहुत सभ्य भाषा में बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक किस्म के बच्चे होते हैं, अर्थात उनकी इस बात की बहुत संभावना है कि कल वो बुद्ध बने, महावीर बने, मोहम्मद साहब बने। ऐसी ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं उनकी कि कल वो कोई ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जो देश को, पूरे विश्व को, पूरी मानव जाति को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। ये सब वो बच्चे हैं। तो इन बच्चों को हमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। तो हावर्ड गार्डनर ने हमें बताया कि 9 तरह के बच्चे या 9 तरह का व्यक्तित्व हमारी क्लास में करीब करीब मिलता है, और एक 10वां भी मिलता है। वो 10वां ऐसा मिलता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन हो, जो ओवर स्मार्ट। उन्हें आप कुछ भी बता दें, कुछ भी कर दें, जो उनकी कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो कुछ ना कुछ करके उसे पूरा कर देते हैं। उन्हें आप गेम की बात करो तो गेम में भी आगे रहने का प्रयास करते हैं, उन्हें पढ़ाई की बात करो तो पढ़ाई में भी ठीक रहते हैं, उन्हें बहस की बात करो, डिबेट की बात करो, डिबेट में भी खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ईश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, अर्थात बहुत बहुत जन्मों से उन्होंने अपने को डेवलप किया है। इसलिए जो है बहुत सारी चीजें जो आज डेवलप हो गई हैं, और सारी चीजें उन्हें उनमें बहुत ऊंचाइयों पर नहीं है, उत्कृष्ट में नहीं है, लेकिन किसी में भी उन्हें खड़ा कर देंगे तो वो ठीक से परफॉर्मेंस देते हैं। तो कुछ ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो
एवर स्मार्ट हैं, यानी कि एवरग्रीन हैं, और स्मार्ट, कुछ भी आप उन्हें कह सकते हैं। तो करीब 10 तरह के बच्चे हमारे क्लास में मिलते हैं, जो जिनके आधार पे हम उनकी एक्टिविटी देख के हम ये पहचान कर सकते हैं कि 10 तरह के जो बच्चे हैं उनकी दिशा क्या होगी, उनकी जीवन की दिशा क्या दी जा सकती है। और कोई भी शिक्षक माली की तरह जब ये पहचान ले कि ये इसके अंदर ये बीज है, तो निश्चित रूप से फिर वैसी ही खाद और पानी उसे देना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन नहीं है, निश्चित रूप से संसाधन है, चाहे सीमित ही संसाधन क्यों ना हो, लेकिन निश्चित रूप से वो उन बच्चों को उस दिशा में आगे बढ़ा सकता है। तो कल हमने आपसे जो वायदा किया था कि कल हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हम अपनी क्लास के बच्चों को कैसे पहचाने कि उनके अंदर क्या विशेष है। तो हमने ये उदाहरण देते हुए आपको बताया कि हमारी क्लास में करीब 10 तरह के बच्चे होते हैं, और उन 10 तरह से हम उन्हें पहचाना जा सकता है, उनकी विशेषता पहचानी जा सकती है, और उन विशेषता के आधार पे उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। ये तो कल का एक थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट था जिस पे हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहते थे, लेकिन आज का जो विषय था वो आज का विषय था कि संयुक्त शिक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। हम अगर सिंपल भाषा में कहें तो हम ये बात कह सकते हैं कि विभिन्न रूप से जो सक्षम बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं, उन दोनों को एक साथ पढ़ाने की प्रक्रिया को या एजुकेशन प्रणाली को या शिक्षा प्रणाली को हम इंक्लूसिव एजुकेशन या संयुक्त शिक्षा कहते हैं या समावेशी शिक्षा कहते हैं। क्यों जरूरत है इस बात की? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस बात की जरूरत क्यों? जरूरत इस बात की है कि भारतवर्ष में 3 करोड़ बच्चा विभिन्न रूप से सक्षम है। 3 करोड़ बच्चे। ये फिगर जो 3 करोड़ की है ये भी 2-4 साल पुरानी हो सकती है। आज की स्थिति में हो सकता है कि 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चा दिव्यांग, विभिन्न रूप से सक्षम। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस 3 करोड़ में से केवल 3% बच्चों को ही वो सुविधा है कि वो अपनी एजुकेशन ले सकते। और ये भी केवल प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए 3% बच्चों को सुविधा है, बाकी हायर एजुकेशन के लिए तो कोई सुविधा ही नहीं। अगर हो तो वो पॉइंट में कुछ हो सकती है, परसेंटेज में नहीं हो सकती। अब मेरा ये क्वेश्चन है शिक्षकों से, और शिक्षकों से ये क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा एग्जाम में 100% पेपर अटेम्प्ट करता है, वो 100 मार्क्स का पेपर है, 100 के 100% मार्क्स अटेम्प्ट करता है, तो उसकी मैक्सिमम उम्मीद क्या है कि वो कितने % मार्क्स ला सकता है? तो आप ये कहेंगे ना कि सर 100% अगर उसने अटेंड किया है तो 100% भी मार्क्स आ सकते हैं, जैसे आजकल 97-98% तक मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अगर उस बच्चे ने 20% छोड़ दिया, केवल 80% ही उसने अटेंड किया, अगर 80% में ही उसने अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को, 20% उसने छोड़ ही दिया, तो मैक्सिमम कितने % मार्क्स आ सकते? तो आप कहेंगे सर ये तो सिंपल सा आंसर है कि 80% से ज्यादा कैसे आएंगे, क्योंकि उसने 80% ही अटेम्प्ट किया है। तो किसी देश का विकास 100% कैसे हो सकता है जिसमें 3% बच्चा देश के विकास में कोई सहयोग ही नहीं दे रहा? उस देश का विकास कैसे हो सकता है जिसमें 50% स्त्रियों को वंचित कर दिया गया था कि तुम्हें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में रहो और घर में खाना बनाओ, चौका बर्तन। देश में शिक्षा में क्रांति हुई, तमाम महिलाओं को, तमाम बच्चियों को ये मौका दिया गया कि वो साथ में बैठ के एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। शायद तभी शुरुआत हुई कि भारतवर्ष की उन्नति शुरू हुई। भारतवर्ष का विकास तभी संभव हुआ जब स्त्रियों को सम्मिलित किया गया।
50% करीब स्त्रियां हैं भारतवर्ष में, 1-2% कम हो सकती। विभिन्न स्टेट्स में ये परसेंटेज थोड़ी डिफरेंट, लेकिन ओवरऑल भारतवर्ष में मिलाएं तो वो केवल 47% स्त्रियां और 53% पुरुष। अगर 47% बच्चा अटेंड ही नहीं कर रहा तो फिर 100% मार्क्स की कैसे भावना रख सकता है, कैसे उम्मीद रख सकता है। इसलिए शायद बच्चियों की एजुकेशन पर ध्यान दिया गया और भारतवर्ष में शुरुआत हुई तो भारतवर्ष उन्नत होना शुरू हुआ, विकास शुरू हुआ उसका। मेरा आज भी ये क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर देश में 3 करोड़ बच्चे को सुविधा नहीं दी जा रही है, उसे एजुकेशन नहीं दी जा रही है, उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो आप 97% ही अटेंड कर पा रहे हैं पेपर, 100% की उम्मीद तो रख ही नहीं सकते। इसलिए इन 3 करोड़ बच्चों की एजुकेशन भी होनी चाहिए, वो देश के विकास में उनका हिस्सा होना चाहिए। इसलिए सरकार ने ये महसूस किया कि जो पहले शिक्षा नीति थी उसमें बताया गया कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, वो स्कूल में आके एडमिशन ले सकता है और शिक्षा प्राप्त कर सकता है। लेकिन देखा यह गया कि स्कूल ही सुविधा संपन्न नहीं थे। उन विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों को जो कुछ सुविधाएं चाहिए वो सुविधाओं से संपन्न नहीं थे। इसलिए फिर ये परिवर्तन किया गया कि अगर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन करना है, संयुक्त या समावेशी शिक्षा करनी है, तो उन सुविधाओं से संपन्न करने पड़ेंगे और उसकी तरफ पूरा भारतवर्ष अग्रसर। इसलिए हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि देश का जो 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चा है जो भारत के उन्नत होने में सहयोग नहीं कर रहा है, वो कल का जब दिन आएगा, अगला युग आएगा, अगली पीढ़ी आएगी, तो निश्चित रूप से हम कुछ ऐसा बेहतर कर पाएंगे कि उन 3 करोड़ बच्चों को भी भारत की जो उन्नति है उसमें उससे सम्मिलित कर सके। और पता है दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जब उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं, अधिकार कागज में तो मिला लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिली, तो वो बच्चे हीन भावना से ग्रस्त हो गए। उन्हें लोग बताने लगे कि तू इस तरह से अपंग है, तेरे अंदर ये कमी है, इस वजह से तुझे शिक्षा नहीं दी जा रही है, तुझे समाज से अलग कर दिया। तो सबसे बड़ा अगर फायदा है तो वो है अगर संयुक्त शिक्षा का और समावेशी शिक्षा का, कि निश्चित रूप से उन बच्चों में कॉन्फिडेंस, उनका मनोबल बढ़ाया जा सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी से आपको ये बात स्थापित करना चाहता हूँ। मैं ये बात स्थापित करना चाहता हूँ कि एक बार जितने पर वाले जीव थे उनकी सबकी एक मीटिंग हुई। पर वाले जो है, जैसे मधुमक्खी है, मक्खी है, भौरा है, ये सब इकट्ठे हुए और जब सभा समाप्त हुई तो सब उड़ के चले गए। भौरा बैठा रहा, इसी तरह आ तो गया था सभा में क्योंकि कहीं आसपास ही रह रहा था पेड़। अब उसके मन में आया कि जैसे ये दूसरे सब उड़ के चले गए, मैं भी उड़ के जाऊं। और उसने प्रयास किया उड़ने का और नहीं उड़ पाया। उसने दोबारा प्रयास किया, नहीं उड़ पाया। उसने तिबारा प्रयास किया, नहीं उड़ पाया। उसने कहा अब कि तो मैं उड़ के दिखाऊं, और उसने अपने परों की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा दी कि भौरा उड़ गया, और ऐसा उड़ा कि आज तक उड़ता है। क्योंकि उसे जब सभा समाप्त हो गई थी तो सारे पर के जीव अपने घर चले गए थे। उसे ये कोई बताने वाला नहीं था कि तेरे पर इतने कमजोर हैं, तेरा शरीर इतना भारी है, तो उड़ नहीं पाएगा, इसलिए शायद वो उड़ पाए। तो जब किसी भी दिव्यांग बच्चे को, किसी भी विभिन्न रूप से सक्षम बच्चे को समाज, उसका परिवार सब ये बताते हैं कि तो इस वजह से कमजोर है, तो निश्चित रूप से वो कमजोर हो जाता है और उड़ नहीं पाता है। अगर उसे उड़ाना है तो उसे सामान्य बच्चों के साथ ही एजुकेशन देनी पड़ेगी। उसके अंदर जो हीन भावना है उसे किसी भी कीमत पे हमें दूर करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि भारतवर्ष की उन्नति हो, उसके विकास में 3 करोड़ बच्चे भी अपना सहयोग दें, तो हमें संयुक्त शिक्षा, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता। और सभी बच्चों का पूरा अधिकार है कि उनकी जितनी क्षमता है उसके आधार पर वो एजुकेशन पाए। और सच बात तो ये है कि
ये विभिन्न रूप से सक्षम है बच्चे, अक्षम नहीं है। अक्षम और विभिन्न रूप से सक्षम का आप थोड़ा सा अर्थ मेरे से समझ लें। अगर किसी बच्चे का पैर खराब है तो उसके हाथ ईश्वर ने बहुत मजबूत दिए हैं, वो हाथों से वो सारे कार्य कर सकता है जो पैरों से भी कर सकता है। जैसे बाय द वे वो किसी साइकिल में, तो आपने देखा होगा किसी बच्चे को जिसके पैर गड़बड़ हैं, जिसके पैर खराब हैं, वो साइकिल के पहियों को अपने हाथों से चला के ले जाता है। उसकी स्पीड एक अच्छे खासे आदमी से भी बेहतर हो सकती है। तो ईश्वर ने उसे हाथ मजबूत दिए। किसी के हाथ खराब है तो उसे पैर मजबूत दिए। कि कोई स्लो लर्नर है तो उसे कुछ ना कुछ मेहनत करने की प्रवृत्ति ईश्वर ने दी। अगर किसी की मेहनत करने की प्रवृत्ति है नहीं है, उसका शरीर कमजोर है, तो उसका ईश्वर ने मस्तिष्क जो है कुछ बेहतर दिया। ईश्वर ने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। ईश्वर ने सब लोगों को समान रूप से भेजा है। इसलिए विभिन्न रूप से सक्षम है ये बच्चे, अक्षम नहीं है। ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। और अगर ये बात हम स्वीकार कर लें तो निश्चित रूप से हम सामान्य बच्चों के साथ उन्हें एजुकेशन देने पर सहमत हो जाएंगे। ये भावना हमें अपने दिल से निकालनी पड़ेगी, समाज को और अभिभावकों को निकालनी पड़ेगी कि विभिन्न रूप से सक्षम बच्चे अगर हमारे बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कमजोर हो सकते हैं, हमारे बच्चे विकृत हो सकते हैं। नहीं, आपके बच्चे विकृत नहीं हो सकते, बल्कि वो समर्थ हो सकते हैं। ये भावना हमें अपने मन में लानी पड़ेगी, तभी हम इस प्रणाली को स्वीकार कर पाएंगे। और तभी भारतवर्ष में जो 3 करोड़ बच्चे हैं जो जिनका सहयोग नहीं मिल रहा है देश की उन्नति में, वो उन्नति में हमें निश्चित रूप से सहयोग मिले। और ऐसे बच्चों को करुणा की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। करुणा की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। अर्थात हमें निश्चित रूप से उन बच्चों से स्नेह करना चाहिए, उनसे उनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, उनके साथ दया का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम किसी भी व्यक्ति के प्रति दया का भाव करते हैं, यकीन मानिए कि उसके साथ हम सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हम अपने अहम की पुष्टि कर रहे हैं, शिक्षक अपने अहम की पुष्टि कर रहा है, समाज अपने अहम की पुष्टि कर रहा है। बच्चे को जरूरत नहीं है आपकी दया की। दया भीख देकर आप उसे अपने अभिमान के, अपने अहम की तुष्टि करना चाहते हैं। बच्चे को तो करुणा की और प्रेम की आवश्यकता है। बच्चे ऐसे बच्चों के साथ धैर्य की आवश्यकता है कि शिक्षक धैर्य के साथ उनके साथ काम करें। और अगर ऐसे बच्चों के साथ आपने उपेक्षा का व्यवहार किया तो निश्चित रूप से एक अपराधी बच्चे का जन्म आप दे रहे हैं। आप दे रहे हैं कि किसी बच्चे को अपराधी बनाना चाहते हैं। ऐसे बच्चे को जब भी उपेक्षा के शिकार होते हैं तो उनकी दिशा बदल जाती है, निश्चित रूप से वो अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा जो गुनाह करता है शिक्षक, उस गुनाह पे मैं जरूर बात करना चाहूँ। शिक्षक अपनी क्लास के बच्चों में लेवलिंग कर देते हैं। ये जो पीछे बच्चे बैठे हैं ये सब बच्चे नालायक, ये सबसे आगे जो बच्चे बैठे हैं ये सब होशियार बच्चे। ये जो कोने में बच्चे बैठे हैं ये बहुत नालायक हैं। ये जो है ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं क्लास में। और जब आप एक थप्पा लगा देते हैं, आप लेबलिंग लगा देते हो कि ये बच्चा तो ऐसा है, यकीन मानिए कि वो बच्चा फिर वैसा ही होने लगता है। और इसका उल्टा भी प्रयोग करके आप देखिए, कोई बच्चा अगर नालायक है तो उसे आप लायक कहना शुरू कीजिए। कभी भी वो कुछ भी बेहतर करे तो आप कहे वाह क्या बात है, आज उसके लिए तालियां बजवा दीजिए। वो बच्चा अच्छा बनने का प्रयास शुरू कर देता है। तो जो शिक्षक लेवलिंग करता है पूर्वाग्रह के कारण, किसी की बच्चे के प्रति जो है जो भावना वो अपने मन में बैठा लेता है कि ये बच्चा ऐसा है और उसका लेवलिंग कर देता है, ये बच्चे को निश्चित रूप से अपराध की दुनिया में भेज रहा है या बुरा होने के लिए, नालायक होने के लिए अग्रसर कर रहा है। हमारा ये व्यवहार, उपेक्षा का जो व्यवहार है, जो लेवलिंग का व्यवहार है, वो निश्चित रूप से उसे गलत रास्ते पे ले जाने का काम करता है। शिक्षकों के लिए मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ कि उन्हें इन बात का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बच्चा ये स्वीकार न करे कि मैं भिन्न हूँ। उसे सदैव ये एहसास कराना चाहिए कि वो दूसरे बच्चों से भिन्न नहीं है, वो विभिन्न रूप से सक्षम है, विभिन्न रूप से
कहीं ना कहीं उसके पास निश्चित रूप से मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ईश्वर ने किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया है। अगर कुछ छीन लिया है तो कुछ एक्स्ट्रा दिया। इसलिए वो दूसरे बच्चों से भिन्न नहीं है, वो विभिन्न रूप से सक्षम है। उसके पास कुछ अलग चीजें बेहतर है। उसके मन में अगर भिन्नता का भाव नहीं आएगा तो वो सामान्य बच्चों जैसा कार्य करना लगेगा। वो हमने 3 करोड़ बच्चों को अलग बैठा दिया, इसलिए आज उनमें भिन्नता का भाव है, इसलिए वो देश के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहे। स्नेह एक ऐसा हथियार है किसी भी शिक्षक के लिए जो किसी भी बच्चे के जीवन को बदल सकता है। और शिक्षक अगर स्नेहपूर्ण नहीं है, समानुभूति पूर्ण शिक्षक नहीं है, हमने पूरा समानुभूति पे सेशन लिया था, आपको बताया था कि अगर शिक्षक समानुभूतिशील नहीं है तो निश्चित रूप से वो अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाता है। हमें बच्चे के स्तर पर उतर के उस उम्र में जाके ये देखना पड़ेगा कि इस उम्र का बच्चा ऐसा व्यवहार करता है नहीं करता है। मैं भी जब इस उम्र में था तो मैं भी ऐसा ही व्यवहार करता हूँ या नहीं करता हूँ। ये तमाम चीजें आप अगर उसके तल पे जाके एक बार स्वीकार कर लेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे के साथ न्याय कर पाएंगे, उसे सही दिशा दे पाएंगे। मैं अंत में कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूँ जिन्हें सारी दुनिया ने समझा कि, या उन्होंने स्वयं समझा, उनके परिवार ने समझा कि ये तो इस लायक ही नहीं है बच्चे। आफ्टर दैट उन्होंने आज योग्यता के और सफलता के झंडे गाड़े। रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी माँ ने स्वयं लिखा है कि मुझे और बच्चों से सब सारी उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे रविंद्र से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो मंदबुद्धि बच्चा है। आज सारे विश्व में एक ही व्यक्ति है जिसने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे, केवल भारतवर्ष का ही नहीं लिखा है, बांग्लादेश का भी लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर का जो साहित्य है वो विश्व में एक अच्छे साहित्यों में गिना जाता है। थॉमस एडिसन, बड़ा गजब का किस्सा है थॉमस एडिसन का। जब स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें उसके जो शिक्षक थी उन्होंने एक लेटर दिया कि अपनी माँ को देना। उन्होंने जाके अपनी माँ को लेटर दे दिया, और जब लेटर दे दिया तो माँ ने वो लेटर पढ़ा, और लेटर पढ़ने के बाद उसे चुपचाप मोड़ के अपनी जेब में रख लिया। एडिसन ने पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है? तो माँ ने कहा कि इसमें ये लिखा है कि हमारे स्कूल में वो उतने योग्य शिक्षक नहीं है, उतने संसाधन नहीं है कि आपके होशियार बच्चे को जो है वो हम शिक्षा दे सके। और उसके बाद एडिसन की माँ ने स्वयं उन्हें शिक्षा देनी शुरू की। एडिसन ने क्या पाया और क्या खोया वो सब आप अच्छी तरह जानते हैं। एक बेहतर साइंटिस्ट बने पूरे विश्व के। उन्होंने एक ऐसी चीज पैदा करके दी जिससे आज हम सब उजाले में बैठे। जब एडिशन बने हुए साइंटिस्ट बन गए और उनके मदर की डेथ हो गई तो घर की सफाई के दौरान वो लेटर उन्हें मिल गया, और लेटर जब उन्होंने पढ़ के देखा तब उनकी समझ में आया कि उसमें लिखा था कि आपका बच्चा इस योग्य नहीं है कि हमारे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सके, इसलिए हम आपके बच्चे को अपने स्कूल से बाहर कर रहे हैं। माँ ने उसे अलग से ट्रीट किया। एक ऐसा बच्चा जो स्कूल से निकाल दिया गया था, विश्व का एक साइंटिस्ट बना। ऐसे ही आइंस्टीन की बात है। आइंस्टीन का गणित बहुत कमजोर था, गणित के वैज्ञानिक का गणित बहुत कमजोर था बचपन। उनकी समझ में नहीं आता था कि कंडक्टर जो पैसे वापस कर रहा है वो ठीक भी पैसे हैं या नहीं, तो वो वैसे ही पूछ लेते थे कि पैसे तो कम दिए आपने। तो कंडक्टर ने 1-2 बार तो उसे कहा कि नहीं मैंने ठीक दिए पैसे, लेकिन एक बार झल्ला के कहा कि आपसे पढ़ते हो क्या स्टूडेंट हो कि तुम ये इतना चेंज भी नहीं गिन सकते हो। लेकिन जो आइंस्टीन थे वो ये चाहते थे कि मैं केवल ये कंफर्म कर लूं कि मुझे पैसे ठीक मिले या नहीं मिले। जो आइंस्टीन के नाम से जाने गए। आपके देश में अभिषेक बच्चन जो पहले
उन्हें पढ़ने में दिक्कत, लेकिन आज स्थापित कलाकार टॉम क्रूज भी उसी में आते हैं, जो उन्होंने खुद स्वीकारा है कि मैं एक मंदबुद्धि बच्चा था। बहुत सारे लाखों उदाहरण देश में से। मैं केवल ये उदाहरण देके शिक्षकों को ये संदेश देना चाहता हूँ, अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप बच्चे के बारे में जैसी अपनी धारणा बनाते हैं, बच्चा वैसे ही बनता चला जाता है। विभिन्न रूप से सक्षम होना कोई अपराध नहीं है। ये आपने उसे ऐसा नहीं किया और उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं। अगर माँ के गर्भ से ही कोई बच्चा कुछ विभिन्न पैदा हुआ है तो उसमें माँ की गलती नहीं है, पिता की गलती नहीं है, प्रकृति का कहीं ना कोई कुछ लफड़ा है। तो उसकी सजा उस बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। उसे सामान्य रूप से जो है वो कोशिश करनी चाहिए, सामान्य रूप से जो है उसे साधन मिलने चाहिए आगे बढ़ने की। संयुक्त शिक्षा पे मैं आज इतनी ही बात कर पाऊंगा, समय बहुत हो गया, क्योंकि करीब 10 मिनट आज हमारे पहले सेशन को कंप्लीट करने में लगे। बहुत कुछ है, कुछ अच्छी वीडियो थी जो मैं इस सेशन में आपको दिखाना चाहता था, लेकिन कभी फिर मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से वो सब वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जो आपको कम से कम शिक्षकों को एक उत्प्रेरक का काम, कैटलिस्ट का काम करेंगे। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करना चाहूँगा, और मैं जैसा हर बार निवेदन करता हूँ वैसे निवेदन करना चाहूँगा कि किसी के मन में कुछ भी अगर कोई भावना है, अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, तो हम उसे आंसर करने का प्रयत्न करेंगे। कोई भी आदमी निसंकोच जो भी जिसके मन में वो हमसे पूछ सकता है, हम उसका स्वागत करेंगे। Hello, sir. Good morning. Hello, sir. Good morning, sir. Just a minute. Sir, will you speak in just 1 second? एक मिनट। हाँ बोलिए। सर मैं गोवा से प्रफुल्ल देसाई बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। हेलो सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर आपके बहुत सारे वीडियो मुझे सुनने नहीं मिले क्योंकि हम सुबह स्कूल आते हैं। सो प्लीज प्लीज आप कोऑर्डिनेटर से जरा मुझे उसका लिंक भेजने का कीजिएगा। मैम आप अपना फोन नंबर या कोई व्हाट्सएप नंबर मुझे दे सकते हैं? सर मैं लिंक ना कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ अभी। ओके ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं कि वो कमेंट बॉक्स में वो लिंक डाल देंगे, आप वो लिंक प्राप्त कर सकते हैं। करीब 35 वीडियो अभी तक हमारी हो चुकी हैं जो वैल्यूज पे हमने दी हैं, और उसमें करीब 30-35 मिनट का हमारा सेशन होता है और 20 से 25 मिनट हम देते हैं कि आप क्वेश्चन कर लें। तो उसमें जिन लोगों ने क्वेश्चन किए उसके आंसर भी हमने किए हैं, और जो हमारा सेशन है वो तो सब है ही। एडिट करके उसमें कुछ जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं टेक्निकल, उन्हें भी सब दूर कर दिया गया है, और हर टॉपिक का नाम भी डाला जाता है ताकि आप जैसे ही उस लिंक पे जाएं तो आपके 35 की 35 वीडियो आ जाएं जिनमें सेशन भी आपका लिखा होगा कि हम किस विषय पे बताना चाहते हैं। जैसे जीवन मूल्य पे बताना चाहते हैं, शिक्षक के अस्तित्व पे बताना चाहते हैं, समानुभूति पे बताना चाहते हैं, या परिवर्तन पे बताना चाहते हैं, या प्रेम पे बताना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव पे बताना चाहते हैं, सबके विषय भी उस पर लिखे होंगे। तो आप जो भी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। और मैं ये आशा रखता हूँ कि अगर आप तमाम वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन के मूल्यों में कुछ अंतर आएगा, और आपके जीवन के मूल्यों में अंतर आएगा तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि जो आपके शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका जीवन भी आपके द्वारा बदलेगा। सर उसको डाल दिया गया है प्लेलिस्ट को। अच्छा, प्लेलिस्ट आपके उस पर डाल दी गई है कमेंट बॉक्स पे, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ सर, जी हाँ सर। लेकिन जितने वीडियोस मैंने आपके देखे सर बहुत इंटरेस्टिंग, सच्ची में बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। सो जब भी मुझे मौका मिला ना मैंने थोड़ा सीख लिया, तो इसीलिए मुझे आपका पूरा वीडियोस देखना है। थैंक यू सो मच सर। मैम आपका हमारी सोसाइटी के प्रति और हमारे प्रति ये जो स्नेह है उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। हाँ सर। थैंक यू सो मच सर।
और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हमको बोलिए। हमको है क्वेश्चन। हाँ बोलिए ना मैम, मैं आपकी बात सुनने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। बोलिए मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। आपका फोन मैम शायद म्यूट हो गया है और इसलिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपने फोन को अनम्यूट कीजिए पहले। शायद मैम चली गई हैं अभी, तो अभी हम ऐसे करते हैं कि जो बाकी के दूसरे टीचर्स हैं उनको मौका देते हैं ताकि वो हाँ अपना क्वेश्चन पूछ पाए। हाँ 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 बिल्कुल। श्री कृष्ण यादव जी है, उन्होंने अपना माइक खोला है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी सर नमस्ते। नमस्कार। सर हम आपको डेली सुनते हैं हाँ और अच्छी बात है। बहुत आपसे सीख मिल रही है, बहुत शिक्षा मिल रही है। बहुत हमारी गलतफहमी अपने आप बगैर प्रश्न किए ही हमारी दूर होती जा रही है। ये सौभाग्य है हमारा कि आप ऐसा महसूस करते हैं। बहुत हमारे मन में प्रश्न थे, फिर सबके जवाब मिलते जा रहे हैं ऑटोमेटिक। इसीलिए हमने बहुत सारे शिक्षकों की डिमांड थी जब हमने दिल्ली में एक इवेंट किया था जिसमें करीब 35 स्टेट के 1000 से ज़्यादा शिक्षक थे। तो जब मैं उनसे मिला तो उनमें से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि हमने सुना है कि अरविंदो सोसाइटी ने जो मानवीय मूल्य उन पे बहुत सारा कंटेंट है उनके पास, जो डिफरेंट स्टेट के ऑफिसर्स को डिलीवर किया है उनकी ट्रेनिंग के दौरान, हम चाहते हैं कि वो शिक्षकों तक भी पहुँचे। तो इससे बेहतर तरीका हमारे पास कुछ नहीं था कि हम ऑनलाइन आपको आधे घंटे के लिए प्रतिदिन आके मिलें और हमारे पास जो भी कुछ है उसे आपसे बांटने का प्रयास करें। तो हमने ये सीरीज शुरू की है, तो करीब 35 एपिसोड हो चुके हैं, 35 सेशन हो चुके हैं जिस पे डिफरेंट विषयों पे हमने बातचीत की है और सब शिक्षक से संबंधित हैं, सब शिक्षा से संबंधित हैं। क्योंकि हमारा मूल रूप से ये मानना है कि भारतवर्ष को नहीं पूरे विश्व को अगर कोई भी बदल सकता है तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति है और वो है शिक्षक। इसलिए हम शिक्षक का हृदय से सम्मान करते हैं और शिक्षक को हम अपग्रेड करना चाहते हैं। इसलिए हमने ये सीरीज शुरू की है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीजों पे जो समाज में कुरीतियां हैं उन पे भी हम बोलना शुरू करेंगे शिक्षा में, ताकि उन बच्चों के साथ आप शेयर कर सकें जो धर्मांधता जैसी बातें उन्हें बच्चों से जरूर निकाल सकें। कबीर जैसे आदमी को हमें बहुत हृदय से पढ़ाना चाहिए अपनी अगली पीढ़ी को। कबीर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने धर्मांधता के खिलाफ एक सच्ची लड़ाई लड़ी। उसने किसी भी धर्म और उसमें पक्षपात नहीं किया है कि किसी धर्म की धर्मांधता को उसने ना छेड़ा हो, उसने हर धर्म की धर्मांधता को छेड़ा है। इसलिए कबीर जैसा व्यक्ति हमें आदर्श बनाना चाहिए और बच्चों में जो धर्मांधता है, धर्म के प्रति जो धर्मांधता है उस पर निश्चित रूप से हमें बात करना चाहिए। मैं भी आज मेरे मन में ये प्रश्न आ गया है, जैसे मैं बोल रहा था कि धर्मांधता पे भी मैं एक दिन एक सेशन जरूर करूंगा और बताऊंगा कि किस धर्म में क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयां हैं और उन बुराइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। और वो बेपाक ढंग से हमें बतानी चाहिए। शिक्षक कम सबसे बहादुर व्यक्ति है पूरे विश्व का। वो ऐसा बहादुर व्यक्ति है जो बहुत अपनी जो भाषा है उसकी, जो उसकी शक्ति है उसके आधार पर पूरे देश को परिवर्तित कर सकता है बिना युद्ध के। बिना युद्ध के पूरा देश, पूरे विश्व को स्वतंत्र कर सकता है। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है शिक्षक, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए हम शिक्षकों के बीच, इसलिए कृष्ण यादव जी आप जो सुनते हैं, और निश्चित रूप से मैं थोड़ा सा क्रांतिकारी विचारों का एक बात और बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए मैम। सर हमने ऑनलाइन अपना हमारी जो अपनी जो ये हुआ था, ये प्रतियोगिता मान लीजिए या प्रदर्शनी है जो अपनी, उसमें हमारा चयन भी आप लोगों ने किया है सर। सर हम आपसे अब आमने सामने बोलना ये चाह रहे हैं। हम गांव के हैं, गांव में ही पढ़े हैं, गांव में ही पढ़ाते हैं। अच्छी बात है सर।
गणित है, जो गणित में वास्तव में सबको मालूम है कि शून्य मिला दो तो 10 अंक होते हैं। हाँ तो जब 52 अक्षर हिंदी में है, अंग्रेजी में 26, अन्य भाषा में इतने अधिक अक्षर हैं, तो इतनी भाषाएं सब सरल हैं, तो गणित हाँ कठिन होने का कोई मतलब ही नहीं है। पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में गणित गणित हौका बनी है। तो सर हाँ उसमें हमने नई गिनती और नया पहाड़ा जो बनाया, खोज की है एक छोटी सी, ये हाँ कमी थी। उस कमी से हाँ सर गणित वास्तव में हमने हजारों बच्चों को प्रयोग भी कर लिया है, तो बच्चे गुड। सीख रहे हैं बिल्कुल। मान लो जो बच्चे गुणा भाग के सवाल 8वीं तक के नहीं जानते हमारे सरकारी स्कूलों में 50%, और वो हाँ हम 4-8 दिन में सब सिखा देते सर। क्या उसके बात। लिए आपने हमारे लिए मतलब चयन भी किया है, लेकिन अब कैसे आगे बढ़ा सर, क्योंकि पहले तो पहाड़ा बदला जाना है पूरा, जो अपने पूरे देश में पहाड़े छपे रखे हैं, जो पुस्तकों की दुकान बिकते हैं, गलत बन, उसमें थोड़ी सी कमी है मतलब। आप मैम, आप अपना नाम अपने कमेंट बॉक्स में डालिए और अपना फ़ोन नंबर डालिए। जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे जगत, वो आपसे बात करेंगे। और जो आइडिया यू टीम है, एक पूरी, हमारे यहाँ एक पूरा विभाग है जो आइडिया रिव्यू देखती है, यानी कि जो भी शिक्षक आइडिया देता है वो उस टीम के पास आता है एक और तो वो लिया टीम। सर आप लोगों ने, हमें चयन भी कर दिया है, राष्ट्रीय स्तर पे चयन भी कर दिया, नहीं, लेकिन उसकी आप दिल्ली आए थे हमारे इवेंट में। नहीं, अभी कहीं नहीं आया, सागर तक नहीं। अच्छा, इसी इसी इस ईयर में चयन किया गया आपका। जी 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 जी। हाँ, तो कोई बात नहीं। आप ऑनलाइन वीडियो भेजा था हमने, उसी में चयन किया है आप लोगों हाँ ने। हाँ हाँ, अभी अभी उसका जो भी कुछ है वो ऑनलाइन ही है, क्योंकि आपसे मिलने का तो मौका नहीं बात तो मिलेगा इस गलत, साल। इतनी सरल है सर, इतनी गलत है, गलत तो सर खेल है, गेम है। जबकि हम तो हाँ आर्ट वाले हैं, हम साइंस वाले नहीं हैं, हम तो आर्ट वाले हैं, हमें भी गलत कठिन लगती है। लेकिन जब हाँ हमने उसकी, और ये भी सर आपके यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के सर, तो वो आप विश्वास करें उस चीज में, हम वो भी बता रहे हैं आपको, मतलब हमारी जो मतलब मेन रहस्य है हमारा, कि जो हमें सब सपने में मिली है सर, आप इसको विश्वास रखते हो तो। नहीं, हमारे जो, मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। हाँ, राधा मैं रानी जी हम बरसाने से जुड़े हैं, हम हम्म, दिल तिल को आत्मा से। हम्म, वहां से हमें बिल्कुल रात में 3-4 बजे के रात में, वो हम्म, कम से कम लगातार 8-10 दिन सपने में पूरी चीजें बताएं। आप भी जब देखो तो आपको भी लगेगा हाँ यार, इसके पास तो ये चीजें हो ही नहीं सकती। और हम्म। बातचीत से भी आपको लग रहा होगा कि हम सामान्य शिक्षक हैं, हमें तो हिंदी वाले हैं, आर्ट वाले, तो हम कहे तो क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे। तो सर अब इसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्यों गाँव के हैं हम, बिल्कुल मैं देहात मैं के। मैं आपके आइडिया को मिला के स्वयं देखूंगा। जी दूसरी सर। बात, जो आपने कहा कि हम तो सामान्य हैं, शिक्षक कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। शिक्षक निश्चित रूप से विशेष व्यक्ति होता है। तो इसलिए आप कभी अपने मन में ये भाव नहीं लाना कि मैं भी गांव में पढ़ा हूं। मैं, जी मेरे फादर भी प्राइमरी में हेडमास्टर थे। मैं भी गांव में पैदा हुआ, गांव में पढ़ा हूँ और आज नेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ। जी जी। तो ये कोई बात नहीं है कि हम कहाँ कहाँ पैदा हुए और हमारी एजुकेशन कहाँ हुई। बात ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या करना चाहते हैं देश के लिए, ये महत्वपूर्ण। और ये जो जज्बा है कि हम देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, ये जज्बा आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। ये मेरा विश्वास है और मेरा ये अनुभव है, इसलिए मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। सर इसलिए पास कभी कभी मन में ये भाव नहीं लाना कि हम सामान्य हैं। आप तो विशेष हैं, सारे शिक्षक विशेष। सर परसों भी अपनी बात हुई थी, हमने यही प्रश्न उठाया था कि सर हम विशेष तो है, लेकिन सामने वाला हम आगे बढ़ने तो दे, जाकर ये आपने मौका दिया है कि हम आगे बढ़े हैं, हमें तो नहीं बढ़ने दे रहा। विद्यालय में आगे हमारे हेडमास्टर को आज तक मालूम नहीं है हमारी विधि, जबकि हम 3 साल से पूरे जगह जगह जाके वो सब कर रहे। हेडमास्टर, जन शिक्षक, प्रिंसिपल लोग हमारी जब रुचि नहीं ले रहे, तो हमें आगे नहीं कोई बढ़ने दे। आपने जाकर वो इतना बड़ा हम कहाँ से आपको जुड़ गए आपसे, कि वो सब भगवान की कृपा कोई ही होगी सब। कोई बात नहीं। एक तो जो आपने सपने की बात कही, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेडिटेशन दो तरह के होते हैं। ध्यान जो है दो तरह के होते हैं। एक तरह का ध्यान है जब हम सुप्त अवस्था में करते हैं, जो आपको हुआ है। एक एक ध्यान है जो हम जागृत अवस्था में करते हैं, कि उस जागृत अवस्था में अपने मस्तिष्क को विचारहीन कर देते हैं, एक दृष्टा के भाव में आ जाते हैं, तो भी हमें ध्यान हो जाता है। और हम बहुत सारी ऐसी चीजों का पता लगा सकते हैं, ऐसी चीजों से जुड़ सकते हैं जो हमारा जीवन बदल सकते हैं। लेकिन जो सुप्त अवस्था में है, वो जागृत अवस्था से ज्यादा पवित्र व्यक्ति होते हैं। उन्होंने अनजाने में ही कई बार उन्हें ध्यान हो जाता है। इसलिए अगर बाई दी वे किसी पुण्य आत्मा ने आपको कोई संदेश भेजा है और देश की सेवा के लिए, बच्चों की सेवा के लिए, तो आप धन्य भाग हैं। एक बात। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों का निश्चित रूप से हम सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे। आप ये यकीन रखिए कि अरविंदो सोसाइटी ने अगर आपका आइडिया लिया है कि आपको कोई रिकॉग्नाइज करे ना करे,
अगर आपका आइडिया वास्तव में समाज हित में, विद्यार्थी हित में, शिक्षा के हित में है, तो हम निश्चित रूप से आपको सम्मानित करेंगे, आप ये विश्वास रखिए। अभी मेरा समय समाप्त हो गया है और सामने से बार बार इशारा हो रहा है कि सर आपका समय समाप्त हो गया है। इसलिए मैं अंत में सारे जितना भी लोग हमसे आज जुड़े हैं उन सबका, उन्होंने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, हृदय से सुना, उसके लिए मैं उन सबका आभारी हूँ और हृदय से उनका आभार व्यक्त